तो देखो, वन शॉट रिवीजन जो अपन लोगों का चल रहा था उसके अंदर लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को बता दिया। नेचर सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, है ना, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग सब पढ़ लिया। और अब बारी आती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइनेंस से प्लस मैनेजमेंट से मिलकर के बना है ये। अब एक बार बताओ, कोई भी अगर आपको कंपनी खोलने जाना होता है, ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की। तो आप कोई भी कंपनी खोलते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है ना। अब पैसा क्यों जरूरत पड़ेगा? पैसा जरूरत इसलिए पड़ेगा कि जैसे मान के चलो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको कोई मशीनें खरीदनी है, बिना रॉ मटेरियल खरीदे, बिना मशीनें खरीदे आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते ना। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट दो तरीके से यूज आता है हमारा पैसा। एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, है ना, और एक होता है कि बड़ी मशीनें खरीदनी है तो उसके लिए हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ठीक है, जब आपको मशीनें खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि पैसे की जरूरत पड़ेगी एक तो फिक्स कैपिटल के लिए और एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब आती है देखो बात यहाँ पर कि जब हम बड़ी मशीनें खरीदते हैं, बड़ा किसी का बिजनेस खरीदते हैं, कोई भी चीज़ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तो हम क्या बात बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं कि दिस इज अवर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, है ना। अब देखो, अब बात यहाँ पर आती है कि अब आपको बिजनेस करना है तो आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से अवेलेबल है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस दो तरीके के अवेलेबल होते हैं। दो हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को। एक कैटेगरी तो है ओनर्स इक्विटी और एक कैटेगरी है बोरोड फंड। ठीक है, एक कैटेगरी कौन सी है? ओनर्स इक्विटी, और एक है बोरोड फंड। ओनर्स इक्विटी के अंदर आता है कि जब आप ओनर के पास खुद का पैसा होता है ना, तो वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है। रिटेन अर्निंग का मतलब भी है कि खुद का पैसा। और एक होता है बोरोड फंड जिसके अंदर हम बैंक से लोन लेकर आते हैं, डिवेंचर से पैसा लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग कंपनी पढ़े हुए तो हो ही, आपको पता है इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ना। जब कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा उठाती है, यूजुअली इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्योर ओनर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी इक्विटी से पैसा उठाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड, ओनर्स इक्विटी। और जब कंपनी बाहर से पैसा उठाती है, जैसे बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर से ले लिया, क्योंकि जिनको वापस से रीपेमेंट करना है आपने, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बोरोड फंड। ठीक है, चलिए अब देखो, अब जहां पर बात आती है आपको कि दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखो, अगर मैं लेके चलूं कि बैंक लोन और इक्विटी, आप इक्विटी शेयर और बैंक लोन बोलो या ओनर्स इक्विटी या बोरोड फंड बोलो, दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट के बेस पर कंपैरिजन करूं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। ठीक है, इक्विटी का। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर बैंक से लोन लेने पर ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि देखो, कल को अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है तो अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो, माना उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा इक्विटी के डिविडेंड से, लेकिन बैंक वाला क्या बात बोलेगा आपको? आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट एनी हाउ पेमेंट करना ही है, चाहे आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, आपको इसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं डिविडेंड के ऊपर, तो डिविडेंड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई जरूर होता है, रेट ऑफ डिविडेंड हाई जरूर होता है, लेकिन लो रिस्क होता है उसके ऊपर। क्यों होता है? प्रॉफिट है तो दोगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दोगे। भाई अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो दो, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत दो। तो यानी आपका देखा जाए तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर थोड़ा कम रहता है। तो कॉस्ट पे बेसिस पर और रिस्क बेसिस पर अपन ने इन दोनों बातों को देखी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब मैंने आप लोगों को बताया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है? मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस।
बिजनेस को करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है उसे अपन बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंसेस नीड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट। किस किस जरूरत पड़ेगी आपको बिजनेस में? बिजनेस को चलाने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, किसी भी कारण के लिए पड़ सकती है आपको। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज दस वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए एडिक्वेट फाइनेंस होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही कि बिजनेस के अंदर दो तरीके से आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। एक शॉर्ट टर्म नीड्स होती है जिसमें आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और एक होती है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको बिजनेस में जरूरत पड़ती है, जिसमें आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। वैसे तो आप रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो अपने अपना 12th क्लास के अंदर ही अकाउंटेंसी में, कि करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहते हैं रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ठीक है, ऑल द फाइनेंस कम एट कॉस्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। ये कहते हैं देखो आप कहीं से भी पैसा उठाने जाओ, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। जैसे अगर मैं इक्विटी शेयर से पैसा उठाऊंगा तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा उनके ऊपर, है ना। अगर मैं मान लो लोन उठाऊंगा बैंक से तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आप रिटेन अर्निंग से पैसा उठाते हो तो ये बात पक्की है कि आप ऐसा दिमाग लगाओगे कि जो पैसा आपके पास है रिटेन अर्निंग के रूप में, अगर कल को इस पैसे को बिजनेस में ना यूज करके अगर आप बैंक में जाकर इस पैसे को इन्वेस्ट करते तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता, तो एटलीस्ट आप यही कोशिश करोगे कि वो इंटरेस्ट तो मुझे मिलना ही चाहिए ना मेरे बिजनेस से। रिटेन अर्निंग पर भी अपनी रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। तो ये बात बोली गई है कि आप जब भी पैसा उठाते हो, कहीं से भी उठाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसकी कॉस्ट को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। आपको कॉस्ट तो कंसीडर करना पड़ेगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से फंड उठाएं कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम आए, सस्ते से सस्ता लोन मिले, हमें इंटरेस्ट कम से कम चुकाना पड़े। अगर बैंक लोन से इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है तो हम बैंक से लोन लेंगे। हमें लगता है कि नहीं डिवेंचर से सस्ता पड़ रहा है तो हम उससे लेंगे। हमें लगता है नहीं इक्विटी से सस्ता पड़ रहा है तो हम इक्विटी से लेंगे। तो ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट करना है अपन को। पहला पॉइंट आता है फॉर ऑप्टिमम यूसेज ऑफ फंड डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन द टर्म ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। ये कहते हैं डिफरेंट जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, हम उसको कॉस्ट और रिस्क पर बेस्ड होकर कंपेयर जरूर करते हैं। और हमारा एम क्या होता है? इट एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्यूर्ड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग। कोशिश यही रहती है कि मिनिमम रिस्क के ऊपर और रिड्यूसिंग कॉस्ट के ऊपर हम अपने फंड्स को जो है अरेंज कर लें। इट ऑल्सो एम एट ensuring अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आ रहा है, रोल पूछा जाता है तो उसका कुछ पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये बात बताता है कि जब भी आप फाइनेंस अरेंज करने जा रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस बड़ा है, आपको फिक्स्ड एसेट्स बड़ी बड़ी लगानी है, महंगी महंगी आएंगी आपकी एसेट्स, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और फिक्स्ड एसेट्स के पैसे को अरेंज करने के लिए जो भी आप लोन उठाते हो, हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या इस देखो आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है। क्या हम लेबर को बुला के काम करवाएं, क्या हम लेबर्स को बुला के काम करवाएं, या मशीनों से काम करवाएं, यानी मैनुअल काम करवाएं या मशीनों से करवाएं। मैनुअल करवाओगे तो लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, और मशीनों से कराओगे तो मशीनें किराए पर लेनी पड़ेंगी या मशीनों को खरीदना पड़ेगा। तो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, तो कौन से प्रोजेक्ट पर हमें जाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पर हमें नहीं जाना चाहिए, ये डिसीजन इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ऐसे डिसीजंस को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब देखो, अब यहां पर देखो बात आती है कि ये बात मैंने आपको बता दिया कि
बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज बड़ा है तो फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा बड़ी यूज में आएंगी, अगर साइज छोटा है तो कम आएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज इट्स break up into cash, inventory, receivables. With an increase in the investment in the fixed asset, there is a commensurate increase in the working capital. अब देखो कई कई बार क्या होता है कि आप जानते हो करंट एसेट्स में क्या आता है, डेटर्स आते हैं, इन्वेंट्री आती है, कैश आता है। आप खुद सोचो इस बात को, अगर मैं लोगों को उधार ज़्यादा देता हूँ, मैंने मान के चलो गुड्स बनाए, लोगों को उधार बेच दिया, ठीक है, अब मेरे पास पैसा आएगा 4 महीने बाद डेटर्स से। 4 महीने बाद मैं खाली तो नहीं बैठूंगा, वजन तो नहीं करूंगा, ठीक है, फिर से मुझे वापस से गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये बिना इंतजार किए कि मेरे को वहां से पैसा कब आएगा। 4 महीने बाद आ सकता है, 5 महीने बाद आ सकता है, तब तक मुझे भजन कीर्तन नहीं करना है, फिर से प्रोडक्शन करना है, और फिर किसी दूसरे कस्टमर को उधार बेचूंगा और वो भी 2-4-5 महीने बाद पेमेंट करेगा, तब तक फिर वही काम नहीं करूंगा, फिर से मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी जिसकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लंबे समय की होती है, जितने ज्यादा लंबे समय की क्रेडिट पॉलिसी उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होती है। यानी करंट एसेट्स के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। याद रहे, जितना ज्यादा लंबा क्रेडिट पीरियड उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आती है बात तीसरे नंबर के पॉइंट की, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज। याद रखना इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, आपको पक्के से करके जाना है, फ्री के नंबर है, बहुत आसान है न्यूमेरिकल इसका। अभी होगा तो इस वन शॉट में ही बता दूंगा, नहीं तो मैंने जो लॉन्ग वीडियो बना रखी है उसके अंदर भी बता रखा है, आप जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने की पूरी उम्मीद होती है। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते सर खुजाते रहते हैं, यार हम इसमें बिजनेस स्टडीज में तो सोचा ही नहीं था कि न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आ जाएगा, यही एक चैप्टर है जो न्यूमेरिकल आपका कंटेन करता है ना। तो बच्चों को परेशान करने के लिए एग्जामिनर न्यूमेरिकल दे देता है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज्ड। The financial management involved decision about the proportion of long-term and short-term financing, and organization wanting to remain more liquid would take more amount of long-term basis. ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा करें कि शॉर्ट टर्म ज़्यादा करें। आपके बिजनेस के अंदर ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया ना, बिजनेस का स्केल बड़ा है, आपको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट की जरूरत है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा लो। आपको लगता है नहीं मेरा बिजनेस का स्केल छोटा है लेकिन मैं क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा देता हूं, तो शॉर्ट टर्म करो। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। हाँ, अब ये सबसे बड़ा सवाल ही उठता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हो तो आपको डेट से पैसा उठाना चाहिए कि इक्विटी से उठाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि डेट से पैसा उठाएं कि इक्विटी से उठाएं। ठीक है, अब ये देखो फोर्थ और फिफ्थ दोनों पॉइंट कवर कर देगा ये वाला पॉइंट मेरा। मैं देखो आपको एक बार बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है अगर आप डेट से पैसा उठाते हो तो, यानी डिवेंचर इंटरेस्ट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर 2 डिवेंचर इंटरेस्ट आता है, जितना इंटरेस्ट आएगा उतना प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट जितना कम होगा टैक्स उतना कम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, 20,000 रुपए का आपने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, अब आपका प्रॉफिट 80,000 शो हो रहा है और अब आप 80,000 के ऊपर ही क्या देकर आओगे, टैक्स देकर आओगे। लेकिन मान के चलो अगर आपने इक्विटी से पैसा उठा लिया तो इक्विटी का जो डिविडेंड होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में नहीं लिखते हम। अब आपका प्रॉफिट 1 लाख का 1 लाख ही शो होगा। पहले इंटरेस्ट आपने डिवेंचर से पैसा उठाया था तो इंटरेस्ट आप शो कर रहे थे, डिडक्ट कर रहे थे, तो नेट अमाउंट के ऊपर आप 80,000 पे टैक्स दे रहे थे। लेकिन अब की बार आप 1 लाख रुपए पे ही टैक्स दोगे क्योंकि डिविडेंड जो है वो डिडक्टेबल नहीं है। तो इस पॉइंट से सोचा जाए तो क्या लगता है आपको, डेट से पैसा लेना ज्यादा फायदेमंद है इक्विटी से, है ना? तो यही चीज बता रखी है, हमको यहां पे कंसीडर करना है, ब्रेकअप करना है कि डेट से पैसा उठाएं कि इक्विटी से पैसा उठाएं। All item in the profit and loss account, example interest, expense, depreciation, higher amount of debt means higher expenses of interest in the future. Similarly, the use of equity involve higher payment of debt. Capital budgeting is likely to affect critical all the items in the profit and loss account of the business. जो बात मैंने अभी आपको बोली
कि टैक्स का बेनिफिट किस में मिलता है, तो इसी चीज से मिलता है। ठीक है, चलिए अभी आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ चुका है। अब बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट बातें आ रही है हमारी फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर। क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखो दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन करने जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए कि डेट से पैसा उठाएं कि इक्विटी से उठाएं। चर्चा अपन ने की थी, फिर से कर लेते हैं। अब मैं कॉस्ट को कंसीडर करूं। अगर आप ये सोचते हो कि कॉस्ट पर बेस करूंगा तो आपको पता है इक्विटी के ऊपर डिविडेंड ज्यादा होता है, डेट पे कम होता है इंटरेस्ट, तो आप कॉस्ट से पैसा उठाओ। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर पर बेस देख रहे हो तो आप डेट से कभी पैसा नहीं उठाओगे, क्योंकि डेट के ऊपर रिस्क तो हाई होती है, इक्विटी पे कम होती है, तो इक्विटी से उठा लोगे। फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होती है, इक्विटी पे ज्यादा होती है, तो फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो डेट बेनिफिशियल है, इक्विटी नहीं है। ठीक है, और अगर कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो के हिसाब से कि सस्ता है या महंगा है ये देखते हैं ना, तो डेट सस्ता है तो वहां पर कैश का जो फ्लो है आपका वो कम होगा, इक्विटी के अंदर कैश का फ्लो ज्यादा होगा क्योंकि वो महंगा है, तो उसको कंसिडर करके करते हो तो आप डेट पर जाओ। अगर मैं ये कंसिडर करता हूं कि फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट की यार मेरे को तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे तो देना ही पड़ेगा, तो डेट से कभी पैसा मत उठाओ क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट रेट फिक्स है, इक्विटी से उठा लो। और अगर मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो आपको पता है कि जितना इक्विटी शेयर इशू करूंगा उतना मेरे हाथ से कंट्रोल निकलता चला जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेने जा रहे हो तो इक्विटी से मत उठाओ, डेट से उठा लो। और अगर कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट डिसीजंस की अगर पर बात जाऊं तो हमको इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए, डेट से पैसा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बेसिस थे जिस बेसिस पर अपन को फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, अब देखो बात यहां पर आती है, यहाँ अपन को ये लिखा हुआ है जो अपन ने पढ़ा है ना वही चीज लिखी हुई है। द डिसीजन इज अबाउट quantum of finance to be raised from various long-term source. The main source of the funds for the firm are shareholders and borrowed fund। दो ही तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था। शेयर होल्डर इक्विटी को बोलते हैं और बोरोड अपन बोलते हैं डिवेंचर्स को या आप लोन को, इनको बोलोगे। ठीक है, borrowed funds refers to finance as a debenture and the firm has to decide the proportion of funds to be raised from either source। ये सारी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है ना, वही सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, तो पढ़ लेना। नोट्स आप लोगों के पास है ही। ठीक है, अपलोड मैंने कर ही रखा है। अगर किसी वजह से नोट्स ना दिखाई दें तो मुझे बता देना, मैं फिर से रीअपलोड कर दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक्सप्लेन डिविडेंड डिसीजन। व्हाट फैक्टर्स, जैसे अपन ने फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ा वैसे आप डिविडेंड डिसीजन में पढ़ोगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए अपन को। तो देखो आपको ही बात बता रखा है कि डिविडेंड ज़्यादा देना है या डिविडेंड कम देना है। तो अर्निंग अगर अच्छी है, गुड है, तो डिविडेंड ज़्यादा दो, नहीं तो कम दो। अगर स्टेबिलिटी अच्छी है तो ज़्यादा दो, नहीं तो कम दो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अगर आप चाह रहे हो तो डिविडेंड ज़्यादा दो, नहीं तो कम दो। अगर ग्रोथ ज़्यादा है बिजनेस में तो आप क्या सोचोगे, हम डिविडेंड कम देते हैं, काम करते हैं बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को। अगर ग्रोथ कम होगी तो आप सोचोगे एक काम करते हैं डिविडेंड दे देते हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ ज़्यादा है तो डिविडेंड में नहीं करेंगे, ग्रोथ कम है तो डिविडेंड में करेंगे, मतलब यही है। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है तो आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। शेयर होल्डर्स फंड प्रेफरेंस, शेयर होल्डर की जो प्रेफरेंस है अगर वो हाई है, आपको लगता नहीं शेयर होल्डर को मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो शेयर होल्डर नाराज नहीं होने चाहिए, तो डिविडेंड ज़्यादा दो, नहीं तो कम दो। टैक्स पॉलिसी, डिविडेंड टैक्स अगर हाई होता है, डिविडेंड के ऊपर अगर टैक्स ज़्यादा लगता है तो आप क्या सोचोगे, डिविडेंड कम दे दो, क्योंकि टैक्स दे के क्या करें हम, नहीं तो फिर नहीं दोगे। ठीक है, लीगल कॉन्स्टेंट, यानी ये देखो दो तरीके के कॉन्स्टेंट होते हैं, एक लीगल एक कॉन्ट्रेक्चुअल। लीगल कॉन्स्टेंट क्या होता है कि कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन पूरी की तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कोई लीगल कॉन्स्टेंट है तो डिविडेंड नहीं देना, और नहीं है तो देना है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या होता है, अब जैसे बैंक वाला आपको लोन देगा तो आपके ऊपर पाबंद कर सकता है कि आप आने वाले 4 सालों तक कोई भी डिविडेंड नहीं दोगे।
तो ऐसे केस के अंदर पर डिविडेंड नहीं देंगे अपन, नहीं तो दे देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए शॉर्ट समरी में, यही यहाँ पे लिखवा रखे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये सारे आप लोगों को इसको पढ़ के देखने हैं, सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं अभी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को आप पढ़ के देख लेना। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग, कि जितना जरूरत फंड है आपको वो राइट टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट टाइम पर अपन को अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। यही सारी बातें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर लिखी हुई हैं। अब व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो ये डायग्राम बना रखे हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको इस डायग्राम के हिसाब से काम करने। सोर्स ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन करना है, इसी को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। देखो डायग्राम देख कर ही आपको बात समझ में आ गई। कल को फाइनेंशियल प्लानिंग कोई पूछे तो आपको यही बात बताना है कि पैसा कहाँ से उठाएं, डेट से उठाएं कि इक्विटी से उठाएं, और फिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए, उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी। मैंने सोचा कि मैं लोन ले लेता हूं 10 लाख रुपए का, उस पर 10% की रेट से मेरे को लोन पर मतलब लोन मिल गया मुझे 10% इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन क्या वो 10 लाख रुपए का लोन एक साथ मेरे काम में आएगा? आंसर है नहीं। अगर मैं उस 10 लाख रुपए को लेकर, लोन लेकर, और साइमल्टेनियसली उसी 10 लाख रुपए की एफडी करा देता हूं, तो मुझे 8% की रेट से इंटरेस्ट मिल भी तो जाएगा। तो मेरी जेब से अल्टीमेटली कितना इंटरेस्ट गया? 2%। अब जिस आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता, वो क्या काम करेगा? 10 लाख रुपीज लेकर अपने घर में रख लेगा और 10% की रेट से इंटरेस्ट चुकाता रहेगा, क्योंकि सारा 10 लाख रुपए एक साथ काम में थोड़ा ना आ रहा है उसका। और समझदार व्यक्ति क्या काम करेगा तुम्हारे जैसा? वो तो यही काम करेगा ना कि 10 लाख रुपीज लिए, 8 लाख रुपीज की एफडी करा दी, बाकी के जो 2% का ही उसको टैक्स देना, मतलब वो इंटरेस्ट देना पड़ा उसको। तो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग। कहां से पैसा उठाएं? सबसे सस्ता उठाएं, फिर उस पैसे को कहां पे यूटिलाइज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट में हैपन इन द फ्यूचर। आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिजनेस शॉक्स आपको जो लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि आप पहले से ही प्लान करके चल रहे हो। प्लानिंग की सारी बातें देखा जाए तो बस फाइनेंस को साथ जोड़ दिया प्लानिंग के। कोऑर्डिनेट करेंगे वेरियस बिजनेस फंक्शंस को। प्लानिंग तो करता ही है, आपको बताइए, पहले मैंने प्लानिंग चैप्टर में बता दिया था, कोऑर्डिनेट करता है सारे फंक्शंस को। इन्वेस्ट इन द राइट प्रोजेक्ट, लिंक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, यूटिलाइजेशन करता है फंड्स का। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। इसके सारे हाईलाइट्स जितने भी हैं, कीवर्ड्स जितने भी हैं, पढ़ के जाने हैं आपको। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनर्स फंड से पैसा लें कि बोरोड फंड से पैसा लें, दोनों में से किससे पैसा अपन को लेना चाहिए, यही कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है। ओनर्स फंड से लो, ये क्या, कितना पैसा इक्विटी से उठाऊं यानी ओनर फंड से, कितना पैसा मैं बोरोड फंड से उठाऊं, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स ओनर फंड है, लोन बैंक लोन डिवेंचर्स बोरोड फंड है। अगर डेट इक्विटी रेशियो 6:4 दे रखा है, मतलब ये है कि अगर 1000 करोड़ रुपए का मैंने लोन उठाया है तो इसका मतलब 400 करोड़ रुपए मैंने ओनर से उठाए हैं, ठीक है, सॉरी डेट, हाँ, तो 400 करोड़ मैंने ओनर से उठाए हैं और 600 करोड़ मैंने डेट से उठाए हैं। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6 और 4 लिखा था, तो 6 डेट का था ना, तो 1000 का को अगर मैं 6:4 में बांटूंगा तो 600 तो डेट में आ जाएंगे यानी बोरोड फंड में, 400 तो जाएंगे इक्विटी में यानी ओनर फंड में। तो इसी को कहते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जिसमें ये चीज डिसाइड की जाती है कितना पैसा आपने डेट से उठाया है, कितना पैसा आपने इक्विटी से उठाया है। अब वो बोलना चाहते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि ज्यादा पैसा हमें किससे उठाना है, डेट से कि इक्विटी से। कई सारे फैक्टर्स हैं। कैश फ्लो पोजीशन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट से पैसा उठाओ, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट पे कितना कवर कर रहा है। द हायर द रेशियो द लोअर द रिस्क, जितना रेशो हायर होगा उतनी लोअर रिस्क होगी, और रिस्क जितनी कम होगी आप क्या काम करोगे, डेट से पैसा उठाओगे, क्योंकि डेट से पैसा उठाना रिस्की होता है। अगर डेट ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि रिस्क कम है तो डेट से पैसा उठा लो, ठीक है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी किस चीज को डिपेंड करते हैं कि आपको पैसा डेट से उठाना है यानी ओनर फंड से या बोरोड फंड से। कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है तो आप क्यों उठाओगे डेट से पैसा, इक्विटी से उठाओगे। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो आप डेट से पैसा उठाओगे,
क्योंकि आपको लगेगा कि यार टैक्स रेट ज़्यादा है, इक्विटी से उठा लिया तो टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, डेट से उठा लो, डिडक्टेबल खर्चा है, बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का, ये चीज़ है। ठीक है, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटिंग कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, वन टाइम पढ़ोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। ये बात वैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर ली है। कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके पास बना रहे, इक्विटी से पैसा यानी ओनर फंड से मत उठाओ, डेट से उठाओ, क्योंकि जितना आप इक्विटी से पैसा उठाओगे उतना कंट्रोल आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके देखो मैंने आप लोगों को वो भी लिखवा रखे हैं, सीक्रेट कोड भी। ठीक है, चलिए अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन आती है। कंपनी के पास से वो एसेट ले जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ये मतलब है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब ये है कि आपको कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है, वहीं पे इन्वेस्ट करना है जो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, वहां पर जाके आप पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद डिसीजन अबाउट लेवल ऑफ कैश इन्वेंट्री। मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं आप एसेट्स खरीदते हो, उसके लिए होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने हैं आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करते वक्त? कैपिटल बस्टिंग मतलब फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, कि हम लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखें। सारी बातें देखो बेटा एक जैसी हैं, तो ऐसा सच बहुत कुछ अलग नहीं है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको समझो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज़ है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोजेक्ट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। ये कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होने की वजह से जो आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आ जाता है उसे अपन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप डेट से पैसा उठाते हो, आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है तो आपका टैक्स बच जाएगा, बोला था ना मैंने। तो इंटरेस्ट को पे करने से आपका टैक्स बचता है, उस वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर से पढ़ो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोजेक्ट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर अर्निंग बढ़ जाती है उसे अपन बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये है आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ये देखो इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, लिखा हुआ है हाउ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीजेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी is the usage of debt component along with the equity share in the capital structure with a view to increase earning per share। तो टोटल फंड यूज दे रखा है 30 लाख, क्वेश्चन में है ये। इंटरेस्ट रेट है 10% जिसको कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, टैक्स रेट है 30%, ईबीआईटी 4 लाख। सिचुएशन 1 आपको कहते हैं कि सारा का सारा 30 लाख अगर आपने इक्विटी से उठा लिया तो फॉर्मूला लगा लो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, सॉरी ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, फॉर्मूला लगाया मैंने, ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन? डेट 0 है, 30 आपका क्या है, 30 आपका सिचुएशन 1 की बात करूं तो 30 पूरा एक का पूरा इक्विटी है। ईबीआईटी कितना है हमारा? ईबीआईटी 4 लाख, तो 4 अपॉन 0 प्लस 30 इंटू 100 कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? देखो कितना आ रहा है सॉल्व करने पर। ये JKPL लिखा है ना, मतलब घोंट के पी लो। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ऊपर कैलकुलेटर पे देखना आप लोग। 4 अपॉन 30 इंटू 100, 4 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 13.33। और आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी? 10% थी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आया कि 13.3% इज ग्रेटर देन 10। सेकेंड केस के अंदर भी क्या आ रहा है? 4 अपॉन 10 प्लस 20 कर लोगे ना, 4 तो ईबीआईटी है, डेट कितना है 10 लाख, इक्विटी कितनी हो जाएगी 20 लाख। यहां पर भी 13.3 आ रहा है, डेट इज ग्रेटर देन 10। और थर्ड वाले केस के अंदर भी 4 अपॉन 30 आ रहा है, 13.3। यानी हर केस के अंदर क्या आ रहा है, यहां पर देख लो आप, ये हर केस के अंदर अपन ने देखा 13.3 ज्यादा आ रहा है इससे। तो क्या हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है? शर्त है हमारी क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट से, तभी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी माने जाओगे। तो आपने तीनों केस के अंदर देखा कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो, क्योंकि तीनों केस के अंदर 10% आपकी कॉस्ट ऑफ डेट थी और उससे ज्यादा आया है आपका हमेशा। फॉर्मूला घोट के पी लेना, ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब इससे सॉल्व करके देखो सिचुएशन 1 2 3। सिचुएशन 1 में ईबीआईटी लिखो, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लेस इंटरेस्ट। फर्स्ट केस के अंदर देखो इंटरेस्ट कितना है? निल।
सेकंड केस के अंदर 1 लाख का इंटरेस्ट है, क्यों? डेट कितना था? 10 लाख का। 10 लाख का आपने कितना परसेंट? 10% निकाला, 1 लाख आ गया। थर्ड केस के अंदर देखो डेट कितना है? 20 लाख का। 20 लाख का आपने 10% निकाला, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 2 लाख। ये आ गया 4 लाख ईबीटी, 3 लाख, 2 लाख। लेस करेंगे अपन टैक्स। टैक्स की रेट कितनी दे रखी है देखो ऊपर, 30% की। 30% अपन ने लेस किया, 4 लाख में से 30% लेस किया, 1,20,000। 3 लाख का 30% 90,000। 2 लाख का 30% 60,000। EAT 4 लाख माइनस 1,20,000, 2,80,000। 3 लाख माइनस 90,000, 2,70,000। 2 लाख माइनस 60, 1,40,000। अब आपको EPS निकाल के देखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर अब अपन ने क्या काम किया, ये सारा करने के बाद अगर अपन ने अब EPS निकाली तो EPS का फॉर्मूला होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 2,80,000 था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख है, या 2,70,000 अपॉन 2 लाख है, या 1,40,000 अपॉन 10,000 है। तो इक्विटी शेयर तो 2 लाख ही हुए ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। 20 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख ही तो होगा। यहाँ देखो 10 लाख के इक्विटी शेयर है, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख ही तो होगा। तो EPS की अगर बात करूं तो हाईएस्ट EPS हमारी किस पर आ रही है? थर्ड केस में आ रही है। तो हमको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? थर्ड वाला, जिसमें हाईएस्ट EPS है। यानी थर्ड केस ये कहता है कि आपको 20 लाख रुपीज डेट से लेने चाहिए, 10 लाख के इक्विटी लेने चाहिए, ठीक है, ये कहता है आपको। ऐसे ही आपका ये फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी सारी चीजें देखो वही है जो अब तक अपन पाते हैं, पढ़कर आए हैं, कुछ नई चीज नहीं है इसके अंदर ऐसी, ठीक है। फेस कैपिटल के वक्त क्या काम करना चाहिए, सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वन टाइम रीड लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, आपको वन टाइम रीड लगानी है इसको भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो भी नोट्स आपके पास है उस पर वन टाइम रीड जरूर लगा लेना कि व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। वन टाइम ले देखिए, सारे पॉइंट्स हमें एक जैसे से ही हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, या और फिर वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आ जाएगा कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को देखने के लिए हमको क्या किन बातों का ध्यान में रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, रिव्यू भी कर लिया होगा आपने अच्छे तरीके से। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ उसको रेगुलर बेसिस पर देखते रहो और टच में रहो चैनल के। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।